गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने 1923 में बताया। अब जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भांति प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की डुअल नेचर होती है, यानी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश जो है तरंग व कण दोनों की भांति व्यवहार दर्शाता है, लेकिन जब प्रकाश की तरंगीय प्रकृति अगर दर्शाई जा रही है तो उसमें कणीय प्रकृति के गुण कम होंगे, और अगर कणीय प्रकृति उसके द्वारा दर्शाई जा रही है तो तरंगीय प्रकृति के गुण जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट कि जब एक वर्णीय एक्स किरणें यानी कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को ग्रेफाइट के नमूने पर डाला जाता है, आपतित किया जाता है, तो ग्रेफाइट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और विवर्तित या जो स्कैटर्ड एक्सरेज होती है उनकी वेवलेंथ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित एक्स किरणों की ऊर्जा है वो आपतित एक्स किरणों की तुलना में कम हो जाती है। तो किसी वस्तु की सतह से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक्स किरणों का कम ऊर्जा यानी कि अधिक तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाना ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तो कॉम्पटन प्रभाव की तुलना करने के लिए हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि बच्चे जब कंचियां खेलते हैं तो एक कंची स्थिर अवस्था में फर्श पर पड़ी है, तो अगर दूसरी कंची जो कि तेज गति से आती है उसे स्थिर कंची पर हम टक्कर करवाएंगे तो क्या होगा कि जो तेज गति से कंची आ रही है उसका वेग तो क्या हो जाएगा, कम होगा जब वो स्थिर कंची से टकराएगी, और स्थिर कंची जो है किसी दूसरी दिशा में गतिशील हो जाएगी। यानी कि जब एक्स रेज जो है वो ग्रेफाइट के नमूने पर डाली जाएगी तो अब जो स्कैटर्ड एक्स रेज जो है उसकी ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो गई और उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कैसे की जाती है कि कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हम ये मानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह एक्स किरणों की प्रकृति भी कणीय होती है। अब माना कि hν ऊर्जा वाला एक फोटोन सतह के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है जिसकी ऊर्जा m0c² है, जहाँ m0 माना कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट स्टेज में है तो उस समय उसका मास है और उसकी प्रकाश का वेग है। अब टक्कर होने पर फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिससे अब इसकी ऊर्जा का मान घटकर hν' हो जाएगा, यानी कि फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, कम हो गई। तो जो ऊर्जा फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी है, जिस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा और वो अपने नाभिकीय आकर्षण को तोड़कर सतह से बाहर निकल जाता है। माना कि अब जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, mc², जहां m जो है जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तब मास है और संवेग हो गया इलेक्ट्रॉन का mv। ठीक है, तो जो मास है वो एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। अब कॉम्पटन ने इन टक्करों को क्या माना, पूर्णतः इलास्टिक माना और इन पर ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियम लागू किए। तो पहला इसने नियम लगाया ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के पहले फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और टक्कर के बाद दोनों की ऊर्जा क्या होगी, बराबर। तो टक्कर के पहले फोटोन की ऊर्जा थी hν और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी m0c², और टक्कर के बाद जो है ऊर्जा क्या हो गई, फोटोन की ऊर्जा तो घट गई hν' और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई mc²। ठीक है, तो यानी कि hν प्लस m0c² इक्वल टू hν' प्लस mc²। अब अपन संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो एक्स अक्ष पर टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। अब हम जानते हैं कि फोटोन जो है वो एक्स अक्ष वाली डायरेक्शन से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट स्टेज में है, और टक्कर के बाद जो है संवेग बदल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आ गया और फोटोन तो मोशन में था ही। तो यानी कि संवेग हो गए hν/c प्लस 0 बराबर hν'/c cos थीटा प्लस mv cos फाई, और यहाँ से अपन mv cos फाई का मान निकालेंगे तो h/c
ब्रैकेट में म्यू माइनस म्यू डैश cos थीटा। अब y अक्ष पर टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। अब y अक्ष पर ना तो पहले इलेक्ट्रॉन मोशन में था और ना ही फोटोन, लेकिन टक्कर के बाद में क्योंकि दोनों की दिशा ही बदल गई, इलेक्ट्रॉन भी कुछ x अक्ष में और कुछ y अक्ष यानी कि दोनों में ही मोशन कर रहा है, और फोटोन भी। तो संवेग कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले और बाद का संवेग, यानी कि 0 + 0 बराबर h न्यू डैश साइन थीटा अपॉन c प्लस mv साइन फाई। तो यहाँ से h न्यू डैश साइन थीटा का मान निकालेंगे। अब अपन देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब वो रेस्ट स्टेट में और जब वो मोशन स्टेट में है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि जब मोशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो m बराबर m0, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट स्टेट में है अपॉन √ में 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब इन तीनों समीकरण से अपन देखेंगे कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन m0 c ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो समीकरण से क्या पता चला कि जो विवर्तित किरणों की तरंगदैर्ध्य है लैम्डा डैश, वो हमेशा ही आपतित किरणों की तरंगदैर्ध्य से कम हो जाती है। यानी कि इसके अतिरिक्त यानी कि डेल्टा लैम्डा, जिसे हम वेवलेंथ शिफ्ट भी कहते हैं, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और न ही आपतित किरणों की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कि विवर्तित किरणें और आपतित किरणों के समानांतर हो, ऐसी अवस्था में cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डेल्टा लैम्डा का मान 0 हो जाएगा। यानी कि इस अवस्था में विकिरणों के तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई आपको वेवलेंथ शिफ्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि विवर्तित किरणें और आपतित किरणें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस स्थिति में cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन mc। यानी कि यहाँ पर डेल्टा लैम्डा के इस मान को अपन बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। आप डेल्टा लैम्डा का मान निकल के आया यहाँ पे 0.02422 एंगस्ट्रॉम, यानी डेल्टा लैम्डा के इस मान को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि विवर्तित किरणें और आपतित किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो स्थिति में क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर -1, यानी कि डेल्टा लैम्डा का मान क्या निकल के आ गया 2h अपॉन mc। h यानी प्लांक कांस्टेंट, m और c का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा का मान 0.04844 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये मान जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ से दुगना हो गया और थीटा का मान भी दुगना होता है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में कॉम्पटन शिफ्ट में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो ना तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और न ही आपतित किरणों की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। कॉम्पटन शिफ्ट केवल जो है वो आपतित जो एक्स रेज है और विवर्तित जो एक्स रेज है उनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा उस पर निर्भर कर रहा है। यानी कि आपतित किरणों और विवर्तित किरणों के बीच में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कॉम्पटन शिफ्ट का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भांति कॉम्पटन प्रभाव से भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो है आपके विकिरणों की प्रकृति कणीय है, क्योंकि कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को लक्ष्य करके सतह से निकालना, अगर निकालना है तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कणीय होगी जब भी वो बाहर निकल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के भांति कॉम्पटन इफेक्ट भी जो है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रूव करता है, क्योंकि अगर प्रकाश की प्रकृति को कणीय माना जाएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को हिट कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम हो पाएगा। ओके।